तो बेटा मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन? मैंने एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए एक दिया था, जिसमें एक बार हमें विदाउट स्क्रीनिंग रेडियस कैलकुलेट करना था और एक बार विथ स्क्रीनिंग रेडियस कैलकुलेट करना था। तो क्या आप लोगों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? तो बताओ क्या वैल्यू आई विदाउट स्क्रीनिंग रेडियस? क्या आया? जीरो 0.432 एंगस्ट्रॉम। हाँ सही है, 0.4328। और दूसरी वैल्यू क्या आई? 2.165 एंगस्ट्रॉम। हाँ सही है, 2.165 एंगस्ट्रॉम सही है। तो यहां पे एटम हम कंसीडर कर रहे हैं सोडियम का रेडियस हमें निकालना है विथ कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड विदाउट कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, और फिर बताना है कौन सा रिजल्ट बेटर है। तो बेटर रिजल्ट कौन सा होगा इसमें? इसमें बेटर रिजल्ट किसको बोलोगे? हाँ एकदम सही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को कंसीडर करते हुए जो रिजल्ट हम डिटरमाइन कर रहे हैं वो बेटर होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, ये है। तो ये हो गया n, ये हो गया n-1 और ये n-2। अगर हमें सिग्मा निकालना तो सिग्मा के लिए हम इसको इस तरीके से कंसीडर करेंगे। सबसे पहले विदाउट स्क्रीनिंग अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या सिचुएशन होगी? देखो, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, तो n वैल्यू यहां पे होगी 3, n इज इक्वल टू 3। और जेड ऑब्वियसली अगर हम सोडियम को कंसीडर करें तो सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर है 11, तो यहाँ पे रेडियस क्या होना चाहिए? n² / z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो n वैल्यू 3 है, तो 3² यानी कि 9/11 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। 9/11 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम, तो ये कैलकुलेट करके आ जाता है 0.4328 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये विदाउट स्क्रीनिंग अगर हम कैलकुलेट करें। अब देखो विथ स्क्रीनिंग अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा वैल्यू यहाँ पे आप निकालोगे तो सिग्मा आ जाएगा 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, तो 6.8 प्लस 2 8.8 आ जाएगा। तो जेड स्टार आप कंसिडर करोगे, जेड स्टार आ जाएगा 11 - 8.8
2.2 और फिर आप रेडियस कैलकुलेट करोगे तो रेडियस आ जाएगा 9/2.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। 9/2.2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम और ये सॉल्व करके आ जाता है 2.165 एंगस्ट्रॉम। 2.165 एंगस्ट्रॉम। ये रिजल्ट अगर आप देखो तो ये बेटर है क्योंकि यहां पे हमने शील्डिंग इफेक्ट को कंसीडर किया। ये वाला रिजल्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब एक ही इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट हो, मतलब थर्ड सेल में सोडियम का इलेक्ट्रॉन हो बट वो अकेला इलेक्ट्रॉन हो, तब ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने कोवेलेंट रेडियस का डिस्कशन को कंप्लीट किया है और अब मैं जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस में नेक्स्ट टर्म डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लिखो मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस। नए बुकलेट को अपलोड कर दिया गया है, अभी आप चेक करो तो इस समय अपलोडेड है बुकलेट। तुमने अभी चेक किया नमन? पीरियोडिक टेबल की असाइनमेंट है। मैंने अभी क्लास से पहले जो है इन लोगों को रिमाइंड कराया था, बोला तो था इन्होंने कि बुकलेट जो है अपलोड अभी कर दे रहे हैं तुरंत। चलो कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा इसको। ठीक है, आज आपको क्लास के बाद 100% बुकलेट मिल जाएगी। तो मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस, इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोलते हैं। मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस, आप इसकी डिफिनीशन लिखो तो डिफिनीशन से आपको पता चलेगा कि क्यों हम इसको क्रिस्टल रेडियस बोलते हैं। डिफिनीशन लिखो मेटालिक रेडियस की, लिखो इट इज द साइज ऑफ द एटम, it is the size of the atom joined to another atom, it is the size of the atom joined to another atom through a metallic bond, through a metallic bond. It is the size of the atom joined to another atom through a metallic bond. अब पैरा चेंज करके लिखो मेटालिक रेडियस की डिफिनीशन क्या है। लिखो मेटालिक रेडियस, metallic radius is the half of the distance between, metallic radius is the half, metallic radius is the half of the distance between two successive nuclei, two successive nuclei, two successive nuclei of two adjacent
metal atoms of two adjacent metal atoms in the metallic of two adjacent metal atoms in the metallic closed packed crystal lattice in the metallic closed packed crystal lattice in the metallic closed packed crystal lattice. अब देखो यहां पे लैटिस जो हमारा है, पहले तो लैटिस क्या है इसको समझ लेते हैं. व्हाट इज लैटिस? लैटिस क्या होता है? लिख लो डिफिनीशन लैटिस की. डिफिनीशन लैटिस की लिखो. a highly ordered three-dimensional structure, a highly ordered three-dimensional structure is called crystal lattice. A highly ordered three-dimensional structure is called crystal lattice. तो बोल रहा है कि एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि हाईली ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे. ठीक है, अ हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. तो अब जरा अगर आप इस डिफिनीशन को कंसीडर करो तो इस डिफिनीशन में बोला गया है कि जो मेटालिक रेडियस है ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है. हाफ ऑफ द डिस्टेंस कब? बोल रहा है कि जब दो मेटल एटम मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है. जब दो मेटल एटम, ठीक है, दो एडजेसेंट मेटल एटम अगर मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है तो उनका जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है उस इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन का हाफ को मेटालिक रेडियस बोलेंगे. तो पहले तो जरा ये मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस का क्या मतलब है, जरा इस बात को समझो बेटा. तो मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं इस बात को समझाने के लिए. देखो जैसे अगर मान लो हम मेटालिक स्फीयर को कंसीडर करें और उन स्फीयर्स को अरेंज करके हमें अगर एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे हम उसको अरेंज करेंगे? हम ये मान करके चलेंगे कि जो मेटल एटम है वो स्फेरिकल है. मेटल एटम स्फेरिकल है ये एज्यूम करके हम एनालिसिस कर रहे हैं. तो अब जैसे देखो आपके पास अगर कई सारे स्फीयर्स प्रेजेंट है और आपको ये टारगेट दिया गया है कि आप इन स्फीयर्स को इस तरीके से अरेंज करो कि एक क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर मिले, तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखो सबसे पहले आप एक वन डायमेंशनल रो बनाओगे. वन डायमेंशनल रो जिसमें क्या है, स्फीयर के कांटेक्ट में स्फीयर को रखते हुए आप एक रो फॉर्मेशन करोगे. ठीक है, इस तरीके से एक वन डायमेंशनल रो बन जाएगी. अब आपको बनाना है टू डायमेंशनल लेयर. पहले वन डायमेंशनल रो बनाया, फिर रोज एक रो के एडजेसेंट में दूसरी रो, उसके बगल में तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो, इस तरीके से अरेंज करके आप क्या फॉर्म करोगे? टू डायमेंशनल लेयर फॉर्मेशन करोगे. तो अब देखो टू डायमेंशनल लेयर फॉर्मेशन अगर आपको करना है तो कैसा अरेंजमेंट होगा? अब इसके बगल में हमने एक रो और रख दिया. ये सेकंड रो हो गई. इसके बगल में हमने थर्ड रो को कंसीडर कर लिया.
ऐसे ही फोर्थ रो, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो अगर स्फीयर को पहले रोज के फॉर्म में अरेंज किया, फिर डिफरेंट रोज को हम एडजेसेंट में अगर रखते जाते हैं, तो इस तरीके से हमें एक 2 डायमेंशनल लेयर मिल जाती है। अब जरा देखो, अगर हम 2 डायमेंशनल लेयर फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल लेयर फॉर्मेशन एक तो इस तरीके से हो सकता है, एक अरेंजमेंट ये है 2 डायमेंशनल लेयर का। अब मैं 2 डायमेंशनल लेयर को एक और तरीके से फॉर्म कर रहा हूं, जरा देखो, और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अरेंजमेंट ज्यादा एफिशिएंटली पैक्ड होगा, इनमें से कौन सा अरेंजमेंट ज्यादा एफिशिएंटली पैक्ड होगा। अब ये हमने बना लिया एक 1 डायमेंशनल रो। अब इसके बगल में दूसरी रो रख रहे हैं, लेकिन दूसरी रो को हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेकेंड रो स्फीयर को फिट कर रहे हैं। ये थर्ड रो हो गई। इसी तरीके से अगर फोर्थ रो को हमें रखना है, तो फोर्थ रो स्फीयर को हम यहां पे रखेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों अरेंजमेंट में ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग कहां पे है, फर्स्ट में या सेकंड में? ज्यादा अच्छी पैकिंग कहां पे है? ठीक है, क्लियरली दिख रहा है सेकंड में पैकिंग बेटर है। ठीक है, जो सेकंड अरेंजमेंट है इसमें बेटर पैकिंग है इन कंपेयर टू फर्स्ट। फर्स्ट में स्पेस यूटिलाइजेशन उतना अच्छे से नहीं हुआ है, सेकंड में हमने स्पेस यूटिलाइजेशन बेटर तरीके से किया है। तो इसका मतलब अगर आपसे बोला जाए कि इनमें से क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप बोलोगे क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर ये है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर है। ये क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहां पे बोला गया मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस, मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस की बात की गई है। तो ये वाला जो लैटिस है इसको हम मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, इसको हम मेटालिक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस नहीं बोलेंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, आपको एक पैटर्न दिखेगा यहां पे। जैसे अगर हम इस स्फीयर को कंसीडर करें, ये वाला स्फीयर, ये स्फीयर आप देख रहे हैं 4 स्फीयर को टच कर रहा है। ये वाला स्फीयर टोटल कितने स्फीयर को टच कर रहा है? 4 स्फीयर्स को टच कर रहा है। तो जिन स्फीयर्स को ये टच कर रहा है, अगर आप उनके सेंटर्स को मिला दो, अगर इन स्फीयर के सेंटर को मिला दें, तो सेंटर को मिलाने पे यहां पे आप देखोगे बेटा एक स्क्वायर बनेगा। इनके सेंटर्स को मिलाने पे क्या फॉर्म हो रहा है? स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो हम इसको बोलते हैं टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्योंकि स्क्वायर फॉर्मेशन हो रहा है इनके सेंटर को मिलाने पे,
इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब जरा इसमें देखो क्या ऑब्जर्व हो रहा है। जैसे मान लो हम इस स्फीयर को कंसीडर कर रहे हैं, ये स्फीयर जिन स्फीयर को टच कर रहा है उनके सेंटर्स को मिलाते हैं। अगर आप इनके सेंटर्स को मिलाओ तो सेंटर्स को मिलाने पे बेटा यहां पे हेक्सागन का फॉर्मेशन हो रहा है। इनके सेंटर्स को मिलाने पे क्या बन रहा है, एक हेक्सागन बन रहा है। तो हेक्सागन बन रहा है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग is more efficiently packed than that of 2 dimensional square close packing। इसलिए हम इसको क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, इसको क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखो यहां पे मेटालिक रेडियस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो मेटालिक रेडियस हम इसको बोलेंगे, जैसे 2 एडजेसेंट स्फीयर्स हैं जो एक क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस का पार्ट है, इन एडजेसेंट स्फीयर का जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है, इसका जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन है, मान लो ये इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन डी है, तो इस इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन का जो हाफ होगा उसी को मेटालिक रेडियस बोला जाएगा। क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल लैटिस में जो एडजेसेंट स्फीयर्स हैं, मतलब वो स्फीयर जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, उनका इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन का हाफ को मेटालिक रेडियस बोलेंगे। तो इस तरीके से मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस को हम डिटरमाइन करते हैं। मेटालिक रेडियस और क्रिस्टल रेडियस को हम डिटरमाइन करेंगे। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि क्या ये रेडियस, क्या आप इस रेडियस को, मतलब इस डिस्टेंस का हाफ को, मान लो ये डिस्टेंस है d1, तो क्या r मेटालिक d1/2 होगा? क्या लगता है आपको, क्या इस डिस्टेंस का हाफ को मेटालिक रेडियस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ये स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। जो क्लोजेस्ट पैक्ड स्फीयर्स है, जो स्फीयर्स एक दूसरे के सबसे क्लोज है, उनके इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन का हाफ को मेटालिक रेडियस बोला जाएगा। तो ये आर मेटालिक नहीं होगा, इसको हम मेटालिक रेडियस नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो मेटालिक रेडियस वैल्यू होती है वो कोवेलेंट रेडियस से हमेशा बड़ी होती है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज बिगर, metallic radius is always bigger than that of covalent radius। metallic radius is always bigger than that of covalent radius। अब इसकी वजह क्या है? अगर कोवेलेंट रेडियस को कंसीडर करें तो कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, जो एटम्स हैं, एटम्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है, यहां पे एटम्स ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग सिचुएशन में जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन होता है उसका हाफ को कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। जबकि मेटालिक रेडियस को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटम जस्ट एक दूसरे को टच करते हैं, ये ओवरलैप नहीं करते। तो ऐसी सिचुएशन में जो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन का हाफ है
वो मेटालिक रेडियस बोला जाएगा। तो इसलिए मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज बिगर देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। तो मेटालिक रेडियस इज ऑलवेज बिगर देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई मेटालिक रेडियस की। अब आप नेक्स्ट टर्म लिखो, वॉन्डरवॉल रेडियस। वॉन्डरवॉल रेडियस वॉन्डरवॉल रेडियस वॉन्डरवॉल रेडियस, इसकी डिफिनेशन लिखो। लिखो, इट इज डिफाइंड एज half of the distance. It is defined as half of the distance between two successive nuclei. Half of the distance between two successive nuclei of two adjacent covalently bonded molecules, of two adjacent covalently bonded molecules present in gaseous state, present in gaseous state, present in gaseous state। अब जरा देखो, अब देखो, जब हम गैसियस मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो गैसियस मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक भी हो सकता है, डाइएटॉमिक भी हो सकता है, पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम एक मोनोएटॉमिक गैस को कंसीडर करते हैं, तो मान लो एक मोनोएटॉमिक गैस है, ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है। वॉन्डरवॉल ने ये बोला है, अभी आप इस बात को, जो मैं अभी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, इसको गैसियस स्टेट में हम लोग काफी डिटेल में पढ़ेंगे। तो वॉन्डरवॉल ने ये बोला कि जब कोई गैसियस मॉलिक्यूल स्टेशनरी होता है तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बट जब वही गैसियस मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो मूव करते हुए वो अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जैसे एक कार अगर स्टेशनरी है, अगर रुकी हुई है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, आप उसके अगल बगल से निकल जाते हो, आपको कोई डर नहीं लगता। लेकिन अगर वही कार जब मूव कर रही हो तो उसके मूव करने की वजह से जो फियर फैक्टर है उसकी वजह से क्या होता है, आप उसको ज्यादा स्पेस दे देते हो, आप उसके ज्यादा पास नहीं जाना चाहते हो। तो इसका मतलब एक मूविंग कार अपने लिए ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है इन कंपेयर टू एक स्टेशनरी कार। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल स्टेशनरी है तो स्टेशनरी फॉर्म में वो गैसियस मॉलिक्यूल कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जब वही मॉलिक्यूल मूव कर रहा होता है तो मूव करते हुए अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो अगर ये वॉल्यूम है, ये एक्चुअल वॉल्यूम है गैसियस मॉलिक्यूल का, तो उसका जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा, इफेक्टिव वॉल्यूम इससे ज्यादा होगा। मतलब इस गैसियस मॉलिक्यूल का जो इफेक्टिव साइज होगा वो इफेक्टिव साइज कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये अंदर में जो मैंने दिखा हुआ वो उसका एक्चुअल साइज है, और ये डॉटेड लाइन से जो बाउंड्री मैंने दिखाई हुई ये उसका इफेक्टिव साइज है। अब इसी तरीके से अगर दूसरा गैसेस मॉलिक्यूल है तो दूसरा गैसेस मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा इसकी जो इफेक्टिव बाउंड्री है ये उस इफेक्टिव बाउंड्री को ही टच कर पाएगा,
उसके अंदर ये गैसेस मॉलिक्यूल नहीं आ पाता। अभी मैं मोनोएटॉमिक गैस को कंसीडर कर रहा हूं। तो ये एक्चुअल साइज है और ये क्या है, इफेक्टिव साइज है। तो अब बोल रहे हैं कि जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या, जो इनकी इफेक्टिव बाउंड्री है वो एक दूसरे को जस्ट टच कर रही होगी। मैंने ये बोला है कि अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल स्टेशनरी है, स्टेशनरी फॉर्म में वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, मूव करते हुए वो उससे 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये वॉन डेर वाल का प्रिडिक्शन है, ठीक है, जिसको हम गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे। वहां पे जैसे मैंने एक आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में आपको बताया था, उसी तरीके से एक रियल गैस इक्वेशन डिफाइंड होती है जिसको वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन बोलते हैं। तो वो वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन इसी एजम्पशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ ये अंदर वाला जो स्फीयर है, ये तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम को बता रहा है, लेकिन ये जो डॉटेड बाउंड्री मैंने दिखाई हुई ये उसका इफेक्टिव वॉल्यूम को बता रहा है। तो जब कोई गैसेस मॉलिक्यूल मूव करता है तो मूव करते हुए उसका साइज इतना बड़ा अपीयर होगा, बट उसका एक्चुअल साइज ये है। अब हमें क्यों कैसे पता चला कि उसका इफेक्टिव साइज ये है? बोलते कोई भी दूसरा मूविंग मॉलिक्यूल जब उसके पास जाता है तो वो इस बाउंड्री के अंदर नहीं जा पाता, मतलब यही उनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगा। अब अगर ये इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है तो इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन ऑफ एडजेसेंट न्यूक्लियस ये होगा, ये इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन होगा एडजेसेंट न्यूक्लियाई का। तो वॉन डेर वाल रेडियस अगर हम कंसीडर करें आर वॉन डेर वाल, या सिंपली आर भी लिख सकते हो, आर वॉन डेर वाल इज इक्वल टू D/2। यहां पे आप लिख लेना, ये है इसका एक्चुअल साइज, और ये जो हम डॉटेड बाउंड्री से दिखा रहे हैं ये क्या है, इसका इफेक्टिव साइज है, इफेक्टिव साइज। और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैंने आपको बताया, ठीक है, स्टेशनरी कार और मूविंग कार वाली जो सिचुएशन है। अब देखो, अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तब क्या होगा, ये तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल था। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में कैसे आप डिटरमाइन करोगे? तो देखो जरा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, मतलब ये दो एटम्स हमने कंसीडर किए जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। एक का न्यूक्लियस यहाँ पे और दूसरे का न्यूक्लियस यहाँ पे, ये ओवरलैप रीजन के अंदर क्या होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ओवरलैप रीजन के अंदर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा। तो ये तो इनका एक्चुअल साइज है बेटा, बट इनका इफेक्टिव साइज क्या होगा, इफेक्टिव साइज इससे बहुत बड़ा होगा। ये इफेक्टिव साइज है। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? रुक जाओ, मैं मार्कर बदल देता हूं, शायद आप कंफर्टेबल फील करोगे।
अगर ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये तो उसका एक्चुअल साइज है, और ये डॉटेड बाउंड्री से जो दिखा है वो उसका इफेक्टिव साइज है। इसी तरीके से एक दूसरा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसके एडजेसेंट में लाई कर रहा है। ये इनका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। तो अब यहाँ पे वॉन्डरवाल रेडियस हमें डिटरमाइन करना है। तो वॉन्डरवाल रेडियस क्या होगा? जो दो एडजेसेंट न्यूक्लियस है उनका सेपरेशन, तो एडजेसेंट न्यूक्लियस का सेपरेशन का हाफ। तो ये तो एडजेसेंट न्यूक्लियस का सेपरेशन हो गया, इसका हाफ जो है वो वॉन्डरवाल रेडियस होगा। तो आर वॉन्डरवाल इज इक्वल टू d/2। तो इस तरीके से वॉन्डरवाल रेडियस को डिटरमाइन करते हैं। और वॉन्डरवाल रेडियस, जितने भी एटॉमिक रेडियस टर्म को हम डिफाइन करते हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू होती है। इस बात को आप नोट कर लो, लिखो अमंग ऑल एटॉमिक रेडियस, among all atomic radius, van der Waals radius, among all atomic radius, van der Waals radius is highest, van der Waals radius is largest। among all atomic radius, van der Waals radius is largest। तो सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियस वैल्यू van der Waals रेडियस होती है। ठीक है, तो हम अब तक जो रेडियस टर्म हमने डिफाइन किया है उसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं। हाँ, टेस्ट तो मैंने बता दिया था, इस वीक में टेस्ट होना है, कल बताया था। तो आर van der Waals is greater than R metallic is greater than R covalent। R van der Waals is greater than R metallic is greater than R covalent। अब आप लिखो नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस टर्म, जिसको बोलते हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस डिफिनेशन लिखो आयनिक रेडियस की, लिखो द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द आयन, the effective distance from the nucleus of the ion, the effective distance from the nucleus of the ion up to which it has an influence, up to which it has an influence, up to which it has an influence in the ionic bond, up to which it has an influence in the ionic bond is called
ionic radius is called ionic radius is called ionic radius. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं. The effective distance from the nucleus of the ion, the effective distance from the nucleus of the ion up to which it has an influence, up to which it has an influence in the ionic bond, in the ionic bond is called ionic radius, is called ionic radius. अब आप यहां पे पैरा चेंज करके लिखो, पैरा चेंज करके लिखो बेटा. लिखो साइज ऑफ केटैन, साइज ऑफ केटैन is always smaller, size of cation is always smaller than that of the size of parent atom. Size of cation is always smaller than that of size of parent atom. आगे लिखो, and as the cationic charge increases, and as the cationic charge increases, and as the cationic charge increases, cationic size further decreases. Cationic size further decreases. तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि कैटायन का जो साइज है वो पेरेंट एटम के साइज से हमेशा छोटा होगा. और साथ में क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे जैसे कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा कैटायनिक साइज और डिक्रीज करेगा. ठीक है, इसी तरीके से आप नोट कर लो. लिखो हाउएवर, हाउएवर साइज ऑफ एन आयन, however size of an ion, however size of an ion is always bigger, however size of an ion is always bigger than that of size of parent atom. अरे भाई जितेंद्र, बुकलेट जो है अपलोड नहीं हुई है अब तक पीरियोडिक टेबल की. करता हूं सर, अभी कर रहा हूं. तो नोट करो, however size of an ion is always bigger than that of size of parent atom, than that of size of parent atom. And as the anionic charge increases, and as the anionic charge increases, its size further increases, its size further increases. तो देखो बेटा यहां पे ट्रेंड क्या ऑब्जर्व होता है. जैसे मान लो हमने एक एटम ए को कंसिडर किया, उसका कैटायन है ए पॉजिटिव, उसका कैटायन है A2 पॉजिटिव, उसका कैटायन है A3 पॉजिटिव. तो अगर पेरेंट एटम का साइज इतना बड़ा है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाला जो कैटायन है उसका साइज उससे छोटा होगा, डबल पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन का साइज और छोटा होगा, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन का साइज और छोटा होगा. यानी कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कैटायनिक साइज रिड्यूस करता जाएगा. ये ट्रेंड फॉलो होता है. जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा कैटायनिक साइज रिड्यूस करता जाएगा. इसी तरीके से अगर हम एनायन को कंसीडर करते हैं, जैसे मान लो एक पेरेंट एटम है बी और उसका एनायन हमने लिया बी नेगेटिव, उसका एनायन लिया B2 नेगेटिव, उसका एनायन हमने लिया B3 नेगेटिव. तो इसमें क्या होगा,
अगर B का साइज इतना बड़ा है तो B नेगेटिव का साइज इससे बड़ा होगा, B2 नेगेटिव का साइज और बड़ा होगा, B3 नेगेटिव का साइज और बड़ा होगा। ये पैटर्न फॉलो होता है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कैटायन का साइज पेरेंट एटम के साइज से हाँ सही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैटायनिक साइज पेरेंट एटम के साइज से छोटा क्यों होता है और एनायनिक साइज पेरेंट एटम के साइज से बड़ा क्यों होता है। अब मैं आपको इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाता हूं, ठीक है, इसका मैथमेटिकल प्रूफ दिखाता हूं। देखो मान लो हमारे पास एक एटम है एक्स, एटम एक्स को हमने कंसिडर किया, एटॉमिक नंबर इसका जेड है, मास नंबर ए है। एटम एक्स ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ये एक्स पॉजिटिव बन गया, प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब देखो यहां पे मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से पूरी एनालिसिस कर रहा हूं। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो आप देखो इसका एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसका मतलब यहां पे जेड प्रोटॉन और जेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसके अंदर जेड इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन, जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको बताया हुआ कि जितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके, मतलब उस पे हम शील्डिंग कैलकुलेट करते हैं बाकी की वजह से। तो इसका मतलब कि अगर टोटल जेड इलेक्ट्रॉन है तो जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट कर रहा है, तो शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे जेड माइनस वन है, जबकि यहां पे वो जेड माइनस टू होगा, ठीक है। शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन जेड माइनस वन और कैटायन में जेड माइनस टू। अब देखो बेटा, क्योंकि शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पे ज्यादा है, इसलिए जो शील्डिंग कांस्टेंट होगा, शील्डिंग कांस्टेंट मान लो यहां पे है सिग्मा वन और यहां पे है सिग्मा टू, क्योंकि यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं इसलिए यहां पे शील्डिंग कांस्टेंट ग्रेटर होगा, तो सिग्मा वन इज ग्रेटर देन सिग्मा टू, ये ऑब्जर्व होगा। और अगर शील्डिंग कांस्टेंट का ये ऑर्डर है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, यहां पे होगा बेटा जेड माइनस सिग्मा वन और यहां पे क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा टू। यहां पे जेड माइनस सिग्मा वन है और यहां पे जेड माइनस सिग्मा टू है, तो क्योंकि सिग्मा वन सिग्मा टू से बड़ा है इसलिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी हो जाएगी। मतलब
जो पेरेंट एटम एक्स है वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, कम, और कैटायन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ज्यादा। अब देखो हमें पता है कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, ये हमें पता है। तो फिर साइज की अगर हम बात करें तो यहां पे अगर साइज R1 है और यहां पे साइज R2 है, तो क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्टार, तो यहां पे जेड स्टार ज्यादा होने की वजह से साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब साइज ऑफ पेरेंट एटम इज बिगर देन दैट ऑफ साइज ऑफ कैटायन। इस तरीके से आप इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप एनायन का केस भी ले सकते हो। जैसे देखो अगर हम पेरेंट एटम एक्स कंसीडर कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए, एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया और ये क्या बन गया, एक्स नेगेटिव। अब यही सारी इंफॉर्मेशन देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट यहां पे होगा जेड और यहां पे क्या होगा, जेड प्लस वन, यहां पे जेड इलेक्ट्रॉन या जेड प्लस वन इलेक्ट्रॉन। तो शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन यहां पे जेड माइनस वन होगा और यहां पे शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन जेड होगा। तो शील्डिंग कांस्टेंट यहां पे सिग्मा वन है, यहां पे मान लो सिग्मा थ्री है। तो आप देखोगे क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर शील्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए शील्डिंग कांस्टेंट यहां पे ग्रेटर होना चाहिए, सिग्मा थ्री इज ग्रेटर देन सिग्मा वन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को अगर हम कंसीडर करें तो यहां पे होगा बेटा जेड माइनस सिग्मा वन और यहां पे होगा जेड माइनस सिग्मा थ्री। क्योंकि सिग्मा थ्री सिग्मा वन से ग्रेटर है तो ऑब्वियसली जेड माइनस सिग्मा वन इज ग्रेटर देन जेड माइनस सिग्मा थ्री। ये ऑब्जर्व होना चाहिए, मतलब पेरेंट एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एनायन के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उससे ज्यादा है, तो यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो ऑब्वियसली साइज छोटा होगा। तो अगर यहां पे रेडियस R1 है और यहां पे रेडियस R3 है तो ऑब्वियसली R3 इज ग्रेटर देन R1, क्योंकि कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है एनायन के अंदर। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि साइज ऑफ एनायन इज ऑलवेज बिगर देन दैट ऑफ साइज ऑफ पेरेंट एटम। ये पूरी बात समझ में आ गई? नोट कर लिया? इसको रिमूव कर दो, इरेज कर दो इसको। अब आप एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखो, नोट में आप लिख लो इस इंफॉर्मेशन को। लिखो अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, अमंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज
among isoelectronic species as their atomic number increases. Among isoelectronic species as their atomic number increases. As their atomic number increases, their atomic size decreases. As their atomic number increases, their atomic size decreases. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, नेम से भी आप समझ सकते हो। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे देखो बेटा, अगर हमने कंसीडर किया O2 नेगेटिव को, F नेगेटिव को, ठीक है, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव को हमने कंसीडर किया, Na पॉजिटिव को कंसीडर किया, Mg2 पॉजिटिव को कंसीडर किया, Al3 पॉजिटिव को कंसीडर किया। ठीक है, अब यहां पे देखो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर तो 8, 9, 11, 12, 13, ये इनका एटॉमिक नंबर है। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल एटम में है, 2 नेगेटिव है तो 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 9 + 1 10, यहाँ पे 11 - 1 10, यहाँ पे 12 - 2 10, यहाँ पे 13 - 3 10, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। अगर सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है तो सिग्मा वैल्यू अगर आप सिग्मा वैल्यू को देखोगे तो सिग्मा वैल्यू इन सब में क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगी सिग्मा वैल्यू। सिग्मा वैल्यू इन सब के लिए कांस्टेंट रहेगी, और सिग्मा वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का पैटर्न क्या होगा बेटा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाएगा, बिकॉज सिग्मा कांस्टेंट है। तो यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, 8 माइनस सिग्मा, यहाँ 9 माइनस सिग्मा, यहाँ 11 माइनस सिग्मा, यहाँ 12 माइनस सिग्मा, और यहाँ पे 13 माइनस सिग्मा, और सिग्मा वैल्यू सब में क्या है, सेम है। तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर आप देखोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनका इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो जो साइज होगा, क्योंकि साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो साइज यहां पे डिक्रीज करना चाहिए। अब एक बार जरा स्टेटमेंट को पढ़ो और ये ट्रेंड को देखो। आपने लिखा अमंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज as their atomic number increases their atomic size decreases. Among isoelectronic species as their atomic number increases their atomic size decreases. तो आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है और एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया बेटा। अब आप लिखो वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियोडिक टेबल। अरे जेड स्टार वैल्यू को अगर आप देखोगे तो सिग्मा निकाल करके आप बताओगे ना।
बट यहाँ पे पता है कि सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शील्डिंग क्रिएट करे वो सब में बराबर है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर शील्डिंग अगर सेम है तो ऑब्वियसली सिग्मा सेम होगा। तो पहले आपको 10 इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग सिग्मा कैलकुलेट करना होगा। इनफैक्ट 10 नहीं, 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग होगी। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, शील्डिंग तो 9 इलेक्ट्रॉन ही क्रिएट करेंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से शील्डिंग होगी। अगर कहीं पे 9 इलेक्ट्रॉन है तो वहां सिग्मा क्या होना चाहिए वो आप निकाल लो, और फिर उस सिग्मा वैल्यू को आप एटॉमिक नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते जाओ, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मिल जाएगा। तो वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियोडिक टेबल, वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियोडिक टेबल। तो इसमें लिखो बेटा, वेरिएशन ऑफ साइज इन पीरियोडिक टेबल में लिखो सबसे पहले वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड। अब पीरियड में वेरिएशन कैसा होगा देखो, अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज करता जाता है, 0.65 यूनिट का इंक्रीमेंट होता है मेन ग्रुप में। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और पीरियड में आप जा रहे हो तो एन वैल्यू क्या रहेगी, एन वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, पीरियड नंबर नहीं बदलेगा, यानी कि एन वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो एन कांस्टेंट होगा, जेड स्टार इंक्रीज करेगा। और आपको पता है कि आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्टार। तो आप देख रहे हो एन तो कांस्टेंट है बट जेड स्टार इंक्रीज कर रहा है, तो जेड स्टार इंक्रीज करने की वजह से साइज डिक्रीजेस। तो यहां पे साइज डिक्रीज करेगा। तो कंक्लूजन में लिख लो, लिखो, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, on moving from left to right in a period, atomic size decreases, atomic size decreases, atomic size decreases। अब बताती है ग्रुप में वेरिएशन कैसा होगा, लिख लो वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप। तो ग्रुप में वेरिएशन कैसा होगा देखो बेटा, ग्रुप में जेड स्टार वैल्यू ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ग्रुप में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और अगर हम कंसीडर करें एन, तो एन जो है वो इंक्रीज करेगा, पीरियड नंबर इंक्रीज कर रहा है, एन इंक्रीज करेगा। तो जो एटॉमिक रेडियस है उसको अभी गवर्न करेगा एन, और एन यहां पे इंक्रीज कर रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ध्यान देना, ये सब जनरल ट्रेंड बता रहा हूं। तो लिख लो, on moving from top to bottom in a group, on moving from top to bottom in a group, on moving from top to bottom in a group, atomic size increases, atomic size increases, but कुछ जगह पे एबनॉर्मलिटी भी ऑब्जर्व होती है, और वो एबनॉर्मलिटी इसलिए ऑब्जर्व होती है क्योंकि हमने यहां तो बोला है जेड स्टार कांस्टेंट है, बट कई बार क्या होता है जेड स्टार कांस्टेंट नहीं रहता, और जेड स्टार जो है वो वेरी करता है, और जेड स्टार का वेरिएशन जो है वो समटाइम्स ये मतलब जेड स्टार इंक्रीज कर जाता है
और जेड स्टार का जो इंक्रीज है वो एन स्क्वायर के इंक्रीज को कंपनसेट करने लगता है, या कई बार मोर देन कंपनसेट वाली सिचुएशन आ जाती है। क्योंकि देखो, अगर एन स्क्वायर बढ़ा तो ये तो साइज बढ़ा रहा है, और अगर जेड स्टार बढ़ा तो वो साइज को कम कर रहा है। तो अगर मान लो कि इसका इंक्रीज इसके इंक्रीज को डोमिनेट कर रहा है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि जेड स्टार एन स्क्वायर से भी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जब जेड स्टार वैल्यू एन स्क्वायर से ज्यादा इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, साइज बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। और ऐसा कई जगह पे ऑब्जर्व होता है पीरियोडिक टेबल में। मैं कुछ एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे एल्युमिनियम और गैलियम को अगर कंसीडर करें, एल्युमिनियम और गैलियम ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अगर हम यहां पे साइज की बात करें तो जो गैलियम का साइज है वो एल्युमिनियम के साइज से छोटा होता है। जबकि आप देखो ये ग्रुप में ऊपर है और ये नीचे है, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए था, बट एक्चुअल में इसका साइज छोटा होता है एल्युमिनियम से। और इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि इसका साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइज बड़ा होना चाहिए, बट साइज छोटा हो गया और एटॉमिक मास बढ़ता चला गया। भाई यहां पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक मास बढ़ेगा, तो गैलियम का एटॉमिक मास एल्युमिनियम के एटॉमिक मास से काफी ज्यादा है और साइज हो गया छोटा। तो इस वजह से गैलियम की जो डेंसिटी है वो एल्युमिनियम से काफी ज्यादा होती है। गैलियम की डेंसिटी एल्युमिनियम की डेंसिटी का लगभग डबल होती है। डेंसिटी ऑफ गैलियम इज अप्रोक्सीमेटली डबल टू दैट ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो ये सिचुएशन अराइज होती है। और भी कई जगह पे आप देखोगे, जैसे वो ये लैंथेनॉइड्स के बाद वाले जो एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनॉइड के आगे जब आप जाओगे, स्पेशली जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी वो ट्रेंड जो है फॉलो होता हुआ दिखता है। तो ये समझ लेना कि अगर एटॉमिक साइज में कोई भी एबनॉर्मलिटी है, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटॉमिक साइज तो बहुत ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए बट इंक्रीमेंट बहुत कम हुआ, या एटॉमिक साइज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंक्रीज करना चाहिए बट वहां डिक्रीज कर गया, तो ऐसा हर एबनॉर्मलिटी के पीछे एक ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, और वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज में कोई भी एबनॉर्मल वेरिएशन अगर हो रहा है तो वो एबनॉर्मल वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कौन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लो, नोट में लिख लो, लिखो फॉर एबनॉर्मल वेरिएशन इन एटॉमिक साइज, for abnormal variation in atomic size, effective nuclear charge, only effective nuclear charge is responsible. For abnormal variation in atomic size, only effective nuclear charge is responsible. Only effective nuclear charge is responsible. तो ये तो डिस्कशन हो गया बेटा एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब आप नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसकी डिफिनीशन लिखो। डिफिनीशन आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया भी था, लिखो इसकी डिफिनीशन। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required
minimum amount of energy required to remove minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron, minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom present in its ground state, present in its ground state, is called ionization energy, is called ionization energy or separation energy, is called ionization energy or separation energy or ionization potential or ionization potential और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसको आयनाइजेशन एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। आगे लिखो, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। पैरा चेंज करके लिखो, लिखो इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देयर एग्जिस्ट मेनी इलेक्ट्रॉन, in a multi-electronic species there exist many electrons and all electrons, in a multi-electronic species there exist many electrons and all electrons can be removed, and all electrons can be removed, and all electrons can be removed one by one, and all electrons can be removed one by one. Therefore there exist, therefore there exist as many ionization energies, therefore there exist as many ionization energies, therefore there exist as many ionization energies as the number of electrons present, as the number of electrons present, as the number of electrons present. आगे लिखो, and these ionization energies, and these ionization energies always follow, and these ionization energies always follow the following trend, and these ionization energies always follow the following trend. अब जरा देखो क्या है ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का। तो यहां पे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होगी, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होगी, थर्ड हमेशा फोर्थ से कम होगी, एंड सो ऑन। ये ट्रेंड हमेशा फॉलो होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो nth आयनाइजेशन एनर्जी है
वो n-1th आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ग्रेटर होगी। nth आयनाइजेशन एनर्जी is always greater than that of n-1th आयनाइजेशन एनर्जी। ये ट्रेंड कभी वायलेट नहीं होता किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, ये आपको कभी भी इसका वायलेशन नहीं दिखेगा। अब आप नोट करो, पैरा चेंज करके लिखो, लिखो द डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, द डिफरेंस इन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, the difference in successive ionization energy of an element is not constant, in fact it varies, irregularly, in fact it varies irregularly, तो बोल रहे कि ये जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है, जैसे I1 और I2 में जितना डिफरेंस है, आपको उतना डिफरेंस I2 और I3 में नहीं मिलेगा। मतलब डिफरेंस आपको यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे तो कहीं पे डिफरेंस कम होता है, कहीं पे डिफरेंस ज्यादा होता है, कहीं पे डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन है, वो उसका ट्रेंड तो हमेशा यही होगा, लेकिन जो डिफरेंस है, डिफरेंस वैल्यू है, वो आपको इर्रेगुलर दिखेगी। जितना डिफरेंस I1 और I2 में है, उतना डिफरेंस I2 और I3 में हो ये नहीं। IE2 और IE3 का डिफरेंस IE1 और IE2 के डिफरेंस से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए बोल रहा है कि ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो इरेग्युलर रहता है, बट वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लू देता है एलिमेंट के रिगार्डिंग। हम उसको, उस क्लू को पकड़ करके एलिमेंट का नेचर को बता सकते हैं। एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में क्या है, हम ये बता सकते हैं। इसलिए ये जो ट्रेंड है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए, ठीक है। तो अब जरा एक एग्जांपल लिखो, नोट करो। इफ आयनाइजेशन एनर्जी of an element, if ionization energy of an element follow the following trend, तो अब जरा देखो, अगर आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ये है, I1 is less than I2 is less than I3 is much less than that of I4 is less than I5 is less than I6, मान लो ये ट्रेंड दिख रहा है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में एक बड़ा जंप दिख रहा है। फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस कम है, सेकंड और थर्ड में भी डिफरेंस कम है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। आगे फिर फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस कम है, फिफ्थ और सिक्स्थ में डिफरेंस कम है। तो यहां पे जो बड़ा जंप आ रहा है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो हमें इसका मतलब समझना होगा। तो आप नोट करो, लिखो, दिस ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इंडिकेट्स दैट, this trend of ionization energy indicates that the given element
after losing 3 electron, the given element after losing 3 electron, the given element after losing 3 electron achieves the stable noble gas configuration, achieves the stable noble gas configuration. It means this element possesses 3 electron. It means this element possesses 3 electron in its valence shell. This element possesses 3 electrons in its valence shell. Therefore, it should belong to 13th group of the periodic table. It means it should belong to the 13th group of the periodic table. अब जरा देखो बेटा, मैंने अभी क्या लिखवाया आपको। मैंने ये बोला है कि यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, यहां पे जो आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है, अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है? फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस कम है, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में भी डिफरेंस कम है, बट थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इससे क्या कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं? इससे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर रहे हैं कि चौथे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल यहां पे बहुत डिफिकल्ट है। 3 इलेक्ट्रॉन तक तो वो एलिमेंट यूजुअल मैनर में इमिट करता जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल वो यूजुअल तरीके से करता जा रहा है, लेकिन जब चौथे इलेक्ट्रॉन के रिमूवल की बात आती है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल को वो स्ट्रांगली रजिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो चौथा इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि अब उसको एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल गया है। और वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं? बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं NS2 NP6 कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है। और जब कोई एलिमेंट इस मैजिकल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है, जिसको हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है। और क्योंकि वो स्टेबल है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज अगर होगा तो वो इसको अनस्टेबल बनाएगा। इसका मतलब कि जब एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाएगा तो उसके बाद न तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा और न ही वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। एलिमेंट जब ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है, जिसको हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी हो जाएगी? उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी? वो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब कोई चेंज नहीं चाहता। चेंज कैसे होगा? या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आए तब चेंज होगा, या यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए तब चेंज होगा। तो वो इन दोनों ही प्रोसेसेस में से किसी को भी परफॉर्म नहीं करना चाहता। न तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है और न ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। तो यहां पे क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस की बात आ रही है फ्रॉम दिस कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा इलेक्ट्रॉन लूज करके ये कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल गया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा तो यहां से लूज होगा, और यहां से जब चौथा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए एलिमेंट इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं चाहता। तो हम ये बोल सकते हैं कि उसके वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है। वो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। तो उसकी वैलेंसी 3 हो गई। वैलेंसी हमें पता चल गई। वैलेंसी पता चल गई तो हमें यह पता चल जाएगा वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है।
तो हमें एलिमेंट के ग्रुप का पता चल जाएगा, मतलब पीरियोडिक टेबल में उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई आपको? किसी स्टूडेंट ने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो क्या? हाउ कैन वी डिड्यूस दैट इफ सेल इज हाफ फिल्ड देन आल्सो एन एलिमेंट इज स्टेबल? हाँ वो है, लेकिन उतना बड़ा जंप हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने पे नहीं आता। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने पे उतना बड़ा जंप नहीं आता, जितना बड़ा जंप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने पे आता है। उससे पता चल जाएगा। ठीक है, बात सही बोल रहे हो तुम कि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन पजेस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो ये तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इन कंपेयर टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए जब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होगा ना, तो ज्यादा बड़ा जंप आएगा आयनाइजेशन एनर्जी में। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होने पे उतना बड़ा जंप नहीं आता, तो उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। अब यहां पे देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता करना है कि एक एलिमेंट मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, एलिमेंट का नेचर पता करना है, तो आप क्या देखोगे? आप उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखोगे। अगर एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत कम है तो वो एक मेटालिक एलिमेंट है, और अगर एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो वो नॉन मेटालिक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी हम एलिमेंट का नेचर को पता कर सकते हैं। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे वहां पे जो है मतलब पूछा गया है, जिसको आपको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके सॉल्व करना है। तो आप नोट करो, लिखो, इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आप इसको नोट में लिख सकते हो। इफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट, if first ionization energy of an element is exceptionally low, if first ionization energy of an element is exceptionally low, then element must be metallic. Then element must be metallic. However, if this value is exceptionally high, then element must be non-metallic. Then element must be non-metallic. Then element must be non-metallic. If first ionization energy of an element is exceptionally low, then it must be metallic. If first ionization energy of an element is exceptionally low, then it must be metallic. However, if this value is exceptionally high, then it must be non-metallic. Then it must be non-metallic. तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को कंपेयर करके आप एलिमेंट का नेचर बता सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को कंपेयर करके आप एलिमेंट की वैलेंसी पता कर सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू को कंपेयर करके आप ये बता सकते हो कि एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और कई जब आपको एलिमेंट की वैलेंसी का पता चल जाएगा तो कई बार ये बोलते हैं कि भाई उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दो, उसके हैलाइड का फॉर्मूला बता दो, उसके नाइट्राइड का फॉर्मूला बता दो। तो अगर आपको वैलेंसी पता होगी तो आप केमिकल फॉर्मूला जो कंपाउंड का होगा वो केमिकल फॉर्मूला को भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो।
वीडियो पॉज नहीं है, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब आप लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। तो बेटा एक बात मैं बता दूं कि मैंने बोला था कि वेडनेसडे की क्लास तक जितनी इंफॉर्मेशन डिस्कस हुई होगी वो पूछा जाएगा, बट वो टारगेट और मैं बढ़ा रहा हूं, थर्सडे की क्लास तक मैं जितना कराऊंगा वो पूछा जाएगा। थर्सडे की क्लास तक की सारी इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो उसको प्रिपेयर करने में, क्योंकि प्रैक्टिस जो प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं ये पीरियोडिक टेबल में, वो प्रॉब्लम्स बहुत आसान होती हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में भी कम टाइम लगेगा। जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस हैं उनको आप आराम से 15-15, 20-20 मिनट में खत्म कर सकते हो। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले आपको यहाँ भी 15 क्वेश्चन के करीब मिलेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का एवरेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं थर्सडे की क्लास तक जितनी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करूंगा वो सारी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिलेगा फ्राइडे को। ठीक है बेटा, तो क्लास को कंप्लीट करते हैं, बाकी ये इंफॉर्मेशन अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।